हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए यहाँ पर हम लोग वेक्टर एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर हेडिंग डाली होगी वेक्टर एनालिसिस की। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हेडिंग डाला है स्केलर क्वांटिटी। अब सुनिएगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। देखिए कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो बिल्कुल इनिशियल से पढ़ रहे होंगे, बाई चांस और 9-10 में भी उन्होंने इसको नहीं पढ़ा होगा, तो उनके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर, अगर कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें आप, तो आपको यहां पर बता दें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और साथ में यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी उस क्वांटिटी की यूनिट को भी आप लेंगे। ठीक है भाई, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी के आप यूनिट भी यहां पर लेंगे। अब सुनिएगा, जैसे हमने 2 लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर लिख दिया, आप समझ गए ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मीटर जरा बताइए यूनिट किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है या लेंथ की होती है। हमने 2 kg रख दिया, मास की बात हो गई, तो 2 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो मैग्नीट्यूड में मेनली क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उस बताइएगा यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी उस क्वांटिटी की यूनिट आती है। तो आपको हमने बताया दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। चाहे तो बहुत सारे लोग अपना लिख भी सकते हैं, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये आसान है, एक बार बोल देते हैं, अगर वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन कहलाएगा क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल तो ज़रूर लिखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा यहाँ पर लेंथ लिख दिया या डिस्टेंस कहें इसको, और मास लिख दिया, यहाँ पर टाइम लिख दिया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर लिख दिया, ये भी क्या है भाई, टेम्परेचर भी बताइएगा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, इसी तरह से आप जरा बताइए बहुत सारे, और वर्क देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्क की बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट की बात कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट भी बताइए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसे बहुत सारे होंगे भाई, आप बताइएगा वर्क जरा बताइए वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर है। तो ये इतने एग्जाम्पल हमने लिख दिया, बाकी आप धीरे धीरे चल के पढ़ते रहेंगे, आसानी से पढ़ते रहेंगे। स्पीड भी यहाँ पर लिख लें क्योंकि स्पीड का भी बड़ा काम लगता है, तो स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमने स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता दिया। बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन अगर किसी चैप्टर को शुरू किया जाता है तो उसको बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि चैप्टर को आप पूरी तरह से समझें। धीरे धीरे करके आपका लेवल अप होता जाएगा और उस चैप्टर में आप धीरे धीरे महारत हासिल करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। देखिए भाई, वेक्टर क्वांटिटी की तो याद करिए, अगर 9-10 में आपने पढ़ा होगा तो सिर्फ इतना सा पढ़ा होगा, कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब आप यहाँ ये नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन, ये तो होना ही होना चाहिए। लेकिन अब इतनी बात इसके लिए काफ़ी नहीं है, और भी आपको कहना पड़ेगा। कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और आगे दिखेगा एंड इट मस्ट बी necessary that these physical quantity या quantity obey the law of, ये जो लिख रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, इसको फॉलो करना ही चाहिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करें, ये नीचे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तो आप अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and it must be necessary that these physical quantities obey the law of parallelogram of
एडिशन। और आपका ये एक तरह का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ये वेक्टर के सम, डिफरेंस, इन सब को बताता है। क्योंकि वेक्टर को नॉर्मली आप जैसे 2 और 3 को कर दिया, मिला दिया, सम कर दिया, 5 हो गया, 2 - 3 कर दिया, -1 हो गया। लेकिन ऐसे आप वेक्टर को सम नहीं करते। वेक्टर का सम एंगल देखकर होता है और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन आगे आपको हम बताएंगे। इसीलिए वेक्टर का सम भी अलग होता है, वेक्टर का डिफरेंस भी अलग होता है, वेक्टर का प्रोडक्ट भी अलग होता है। तो याद रखिए वेक्टर सम भी शो करना चाहिए। आप कहेंगे सर इसीलिए देखिए आपको बता दें, अभी ऊपर हमने बताया करंट जो होती है ना, करंट वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आप कहेंगे सर करंट तो आप देखिए हमारे कमरों में अलग अलग जगह पर वायर के थ्रू हम लोग डायरेक्शन भी निकालते हैं। करंट में देखिए आप जैसे 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर लिया आपने, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन करंट का सम क्या होता है? अलजेब्रिक होता है। अलजेब्रिक जैसे आपने 2 एम्पेयर लिया, -3 एम्पेयर ले लिया तो -1 एम्पेयर हो गया। तो इस तरह से करंट का जो सम होता है वो अलजेब्रिक लेते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर सम होना जरूरी है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो याद रखें करंट इसी वजह से स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग आपको बता देते हैं। अब तो भाई डिफाइन कर ही दिया हमने, आपसे कहा दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट मस्ट बी नेसेसरी दैट दीज फिजिकल क्वांटिटी ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। जैसे आपने देखिए लेंथ लिया था या डिस्टेंस लिया था, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप कहेंगे डिस्टेंस जो होगी स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से हम लोगों ने लिया था स्पीड, स्पीड की जगह यहाँ पर वेलोसिटी आ गई। जब वेलोसिटी आ गई तो उसमें डायरेक्शन भी आ गई, तो वो क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी बताइए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और देखिए आप फोर्स, अरे फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बताइए। ज़्यादातर क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर ही होती हैं। फोर्स ले लीजिए, मोमेंटम ले लीजिए, किसी भी तरह का मोमेंटम हो, चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे, टार्क ले लीजिए। आप लोग टार्क वर्क के बारे में जानते होंगे, इसीलिए अभी यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो लेकिन इतनी बातें हमने लिख दिया। धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। तो याद रखिएगा वेक्टर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। और ये सब आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आप लोग कर सकते हैं कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपका यूट्यूब का लेक्चर है वो तो आपके पास अपलोड भी कर सकते हैं और आसानी से बताइए कहीं पर भी स्क्रीनशॉट लेकर आप उसके नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा कुछ नोट्स हम लोग बताइए क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर प्ले स्टोर पर डालते हैं, अगर उसे आप डाउनलोड कर लीजिए तो कुछ नोट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर या खुद से बनाना पड़ेगा। अब देखिए एक अगली बात करते हैं, स्केलर वेक्टर की हो गई। ये नाम शायद आपने ना सुना हो अगर आप 10th तक पढ़ के आए होंगे, और अगर आपने 12th कर लिया होगा और तैयारी कर रहे होंगे नीट और आईआईटी के लिए, क्योंकि हम लोग तो कॉमन डाल रहे हैं सभी के लिए, चाहे वो नीट हो आईआईटी हो, सबके लिए कॉमन पूरा पढ़ाते हैं। आपको छांटना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग हायर लेवल तक पढ़ाएंगे। देखिए टेंसर क्वांटिटी की बात करेंगे। अब टेंसर क्वांटिटी, ये नाम आपने सुना नहीं होगा। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने स्केलर और वेक्टर की बात तो कर लिया। देखिए कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन, सबसे अच्छा तो ये है। और दूसरा ये जो आसान वाला आप कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विथ सम टाइम, दोज फिजिकल क्वांटिटी विथ सम टाइम बिहेव लाइक स्केलर एंड सम टाइम लाइक वेक्टर। याद रखिए कभी वो स्केलर की तरह और कभी वेक्टर की तरह बिहेव करेगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार हम बोल देते हैं, आप सुन लीजिए। कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच सम टाइम बिहेव लाइक स्केलर एंड सम टाइम लाइक वेक्टर, ये कहलाएगी टेंसर क्वांटिटी। मैथ्स में एक टेंसर मैथमेटिक्स आगे जब आप जाएंगे 12th के बाद, बहुत आगे बीएससी एमएससी में पढ़ेंगे आप, तो टेंसर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और याद रखिएगा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कभी कभी स्केलर की तरह और कभी वेक्टर की तरह बिहेव करे, क्या कहलाती है? टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। और इसको सबसे अच्छा आप कहेंगे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ये बड़ा अच्छा है इसको डिफाइन करने का तरीका। हुज मैग्नीट्यूड बदलेगा, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ बदलता रहे, ऐसा कुछ हो जाए
इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। और पहला वाला भी आप जानेंगे जो कभी कभी स्केलर की तरह और कभी वेक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। और सबसे हिट जो एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है आपका, तो जो हिट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हिट एग्जाम्पल है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। और भी बड़े हिट एग्जाम्पल है, शायद अभी आप लोग खास तौर से 11th वाले ये आप नहीं जानते होंगे, ये सब आगे चलकर सब पढ़ेंगे। क्योंकि एंगुलर जैसे बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप लोग एस या डी से डिनोट करते हैं, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर थीटा लेते हैं। अगर किसी एक्सिस के अराउंड आप रोटेट कर रहे हैं या घूम रहे हैं तो बताइएगा वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, जैसे पूरा एक चक्कर लगा लिया तो आपने 360 डिग्री अगर रेडियन में लिखा तो 2 पाई रेडियन लिखा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही है। जैसे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे जब कहीं पर जैसे आपने डोर खोला, खिड़की खोली या हैंडपंप चलाया तो वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व होता है, वो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। आप चलकर रोटेशनल डायनेमिक्स में इसको पढ़ लेंगे, आपको हम पूरा बता देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से ट्रांसलेटरी इनर्शिया की जगह पर, मास की जगह पर आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपसे यहाँ पर हम कह दें स्ट्रेस है। स्ट्रेस आपने पढ़ा ही होगा पहले, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे 11th में पढ़ लेंगे। रेजिस्टिविटी है, ये तो पढ़ा होगा पक्का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 10th में। रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी और सरफेस एरिया, ये सब भी लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो याद रखिएगा टेंसर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ बदलता रहे, या कभी स्केलर और कभी वेक्टर की तरह बिहेव। अब देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं एक छोटी सी बात जो आपके लिए ज़रूरी भी है और जानना भी ज़रूरी है, खास तौर से जो थ्योरेटिकल पेपर देते हैं उनके लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को एक एरो से डिनोट करते हैं। किससे भाई? एरो से। एरो का जो हेड होता है ना, ये हेड जो आप लेते हैं, ये जब कभी बनाएंगे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तब आपको काम लगेगा। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। तो कंस्ट्रक्शन में इसके काम लगेगा। इसकी जो टेल होती है ना, टेल ये होती स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? स्टार्टिंग पॉइंट, या इसी को कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जब आपको बताइएगा ड्रा करना होता है तो उस समय आप इस तरह से करते हैं। हम आपको बताएंगे आगे चलकर कैसे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। और इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है। किसको दिखाता है? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड को दिखाता है, ठीक है। अब जैसे कहीं पर आपको बस डिनोट करना सिखा दें, अगर ए लिखा हुआ है, मान लीजिए इस पर कोई एरो नहीं लगा हुआ तो ये स्केलर ए है, और इस पर एरो लगा दिया तो अब ये क्या हो गया? वेक्टर ए हो गया। अच्छा, बनाना एक अलग चीज़ है, वो बनाना आपको हम सिखाएंगे। तो स्केलर और वेक्टर याद रखिए, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको जब वेक्टर फॉर्म में दिखाना होता है तो उस पर क्या करते हैं? एरो लगा देते हैं। तो सम डेफिनेशन अबाउट वेक्टर में हम लोग देखते हैं, देखिएगा सम डेफिनेशन अबाउट वेक्टर, यानी कुछ टर्म आपको जानना पड़ेगा वेक्टर में जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग आइडेंटिकल वेक्टर देखते हैं। आइडेंटिकल वेक्टर, अब ये बताइए आइडेंटिकल वेक्टर नाम से ही लग रहा है, आइडेंटिकल क्या होता है आपको पता होगा। आइडेंटिकल, टू वेक्टर आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सिमिलर। याद रखिएगा, दो वेक्टर कहेंगे, देखिए फिर से सुन लीजिए, टू वेक्टर आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सिमिलर, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सिमिलर हो तो वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आइडेंटिकल वेक्टर में, तो सीधे सीधे हमने यहाँ पर लिख दिया आइडेंटिकल। टर्म कहीं आ जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम ही होता है, तो टू वेक्टर आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सिमिलर। अब देखिए दूसरा जो आपका है, हम जल्दी जल्दी बताते जाते हैं जिससे आप समझ जाएं। जीरो वेक्टर, या इसको कहेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर, तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर आप कहेंगे, आपको याद रखिए इतना बस खाली कहना होगा, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1 हो जाए। यूनिट भाई वो तो यूनिट वेक्टर होगा, यहाँ पर द वेक्टर हैविंग क्या कहेंगे? गलत बोल दिया था हमने, द वेक्टर, क्योंकि हमारे दिमाग में यूनिट वेक्टर चल रहा है जबकि यहाँ पर हम जीरो वेक्टर पढ़ा रहे हैं। तो सुनिएगा क्या कहेंगे, द वेक्टर हैविंग, यूनिट नहीं कहेंगे यहाँ पर क्योंकि जीरो वेक्टर, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसीलिए यूनिट वेक्टर का नाम हमारे दिमाग में चला तो हमने बोल दिया था। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? जीरो वेक्टर या
नल वेक्टर कहेंगे। तो यूनिट ना कहिएगा भाई, यूनिट वाला यूनिट वेक्टर अभी आगे पढ़ाएंगे, उसको हम हमारे दिमाग में चल रहा था, वो हमने बोल दिया था गलती से। तो कहेंगे द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट नोन। आप यहाँ पर लिख भी देते हैं, कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट नोन। क्यों? सिंस इट्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट आर सेम, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। जैसे एक सर्किल बना दिया तो पता कहाँ चलेगा हमने कहाँ से स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ए लिखा वेक्टर और यहाँ पर प्लस माइनस ए कर दिया, अब ये बताइए क्या आ गया? जीरो वेक्टर आ गया। तो याद रखिए जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। अगली बात हम लोग करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट है, कोलीनियर वेक्टर। अब कोलीनियर नाम से ही पता चल रहा है, कोलीनियर मतलब सेम लाइन में होंगे। तो कहेंगे इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, लिख देते हैं यहां पर, इफ टू वेक्टर एक्टिंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन लिख दे रहे हैं जिससे आप पढ़ लें, सेम स्ट्रेट लाइन, देन दे आर कॉल्ड, बस यही कोलीनियर वेक्टर कहलाएंगे। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोलीनियर वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल अगर होते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए ले लिया हमने और वेक्टर बी ले लिया, दोनों पैरेलल, तो थीटा क्या आ जाएगा? 0। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो ए ले लिया और यहाँ पर बी ले लिया, तो थीटा क्या आएगा? 180 होगा। इसका मतलब याद रखिएगा, कोलिनियर वेक्टर के बीच एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और भी बहुत सारे होते हैं, एक नाम हम लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर में सेम प्लेन होते हैं, सेम प्लेन में होगा तो कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोप्लेनर का मतलब ही उसको लिखाने की क्या बात है। एक और टर्म है इक्वल वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर होगा। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो तो क्या हो जाएगा? अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगला जो हम बताने जा रहे हैं, यहीं से आपका वेक्टर समझ लिए स्टार्ट होगा और वो है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम आपको बता देते हैं जल्दी से, और फिर आपको यह टॉपिक हम लोग आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है। यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम डेफिनेशन अबाउट वेक्टर में। असली वेक्टर यहीं से स्टार्ट होता है, यूनिट वेक्टर से। हमने शायद पहले जीरो वेक्टर आपको पढ़ाया था, कहा था द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। यहाँ यूनिट मतलब इकाई, तो कहेंगे द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। लिख देते हैं इसको, कहेंगे द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, याद रखें जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा? ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं क्योंकि ये कुछ मार्कर सही चल नहीं रहा है, थोड़ा हल्का चल रहा है और आपको नजर आए। तो कहेंगे ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, कहलाता है यूनिट वेक्टर। अब सुनिए समझिए जरा, क्योंकि यहीं से मेन शुरू हो रहा है वेक्टर। वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए है, एरो लगा हुआ वेक्टर ए है, हमने माना कोई वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है चाहे जो हो, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो आप देखिए वेक्टर का हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया। मॉडुलस मैथ में पढ़ेंगे आप, याद रखिए अगर आप किसी के ऊपर बताइए किसी वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, तो वो स्केलर में बदल जाता है, यानी मैग्नीट्यूड आता है। चाहे वो ए हो, ए को लेंगे तो ए आ जाएगा, वेक्टर ए लेंगे, माइनस ए लेंगे प्लस आ जाएगा। आज से आप जानते रहिएगा, मॉड का मतलब सीधा सीधा होता है गंगा नहा लिए, सारे पाप धुल गए। जो खोपड़ी पे इनके जो पाप है ना, ये वेक्टर साइन है, ये सब गायब। याद रखिए मॉड से बाहर निकलेगा माइनस प्लस में, प्लस तो प्लस में रहेगा ही, और वेक्टर से तुरंत उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमने उसका मैग्नीट्यूड लिखा तो इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा एन कैप, यही है यूनिट वेक्टर। याद रखिए एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप यूनिट वेक्टर है हैविंग डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन रखेगा? डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर ए, यानी ओरिजिनल वेक्टर ए की डायरेक्शन को दिखाएगा ये,
और ये आपको बता दें यही यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का कहीं अगर मॉड करना हो तो आपको बता दें, हमने कहा था मॉड के बाहर हमेशा मैग्नीट्यूड निकलता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं एन कैप को इस तरह से, तो आप वेक्टर ए लिख सकते हैं, नीचे मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं आप, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर 2 मीटर और डायरेक्शन मान लीजिए हमने नॉर्थ ले लिया होता, या आप आई कैप जे कैप जो भी अभी आगे पढ़ेंगे, और 2 मीटर से डिवाइड कर दिया होता तो नॉर्थ ही तो बचता है यहां पर। तो सिंपली याद रखिएगा एक बात, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ये बात आप याद रखिएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। अगली एक बात आपको बताना चाहेंगे और वो भी बता दें जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट होगा इसमें जरूर पूछिएगा। इसमें यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, और यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन के लिए आता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो खुद ही 1 है। अब हम अगली बात करते हैं आपको यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको भी बता दें, क्योंकि अभी पढ़ा, याद रखिएगा 3 कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़ते हैं। एक आप देखिएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। अच्छा, जेड जो होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। वैसे तो तीनों आपस में ऑर्थोगोनल मतलब सभी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जेड ऐसे होता है। लेकिन अब ये 3D डायग्राम नहीं है कि या हम मिथुन चक्रवर्ती ने कि ऐसे सक्सेस घुमाएंगे और यहाँ लगा दिया और कहा कि बताइए देखिए ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ओरिजिनल में तीनों ऑर्थोगोनल होते हैं, कुछ ऐसा होता है। याद रखिए, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस ले लिया तो ये देखिए आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये दोनों एक प्लेन में है, और इसके देखिए ये जेड एक्सिस ये हो गया। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, आप समझ गए होंगे। और याद रखिए कहेंगे द यूनिट वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। याद रखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप, यही कहलाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस तो माइनस जे कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस है तो माइनस के कैप। तो कहेंगे द यूनिट वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, लिख देते हैं, कहेंगे द यूनिट वेक्टर, यहीं से मेन है इसलिए सब लिखते चल रहे हैं, अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड, कहलाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं सबके सब। याद रखिएगा ऑर्थोगोनल यूनिट, अगर कहीं आई कैप लिखा आप समझ जाएगा एक्स एक्सिस। जैसे मान लिया अभी हमने यूनिट वेक्टर आपको समझाया था, 2 मीटर आई कैप होता है, इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट दी हुई है किधर की तरफ, 2 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ। और हमने कहा था इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, डिवाइड कर दिया, रिजल्ट क्या होगा, यूनिट वेक्टर देखिए आई कैप आ गया, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। और अगर जे कैप लिखा हुआ तो मतलब वाई एक्सिस की, और के कैप लिखा है मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन है। तो कहेंगे द यूनिट वेक्टर अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आज के लेक्चर, ये फर्स्ट नंबर लेक्चर वेक्टर एनालिसिस का बहुत ही बेसिक लेवल का लेक्चर था ये, और बहुत सारी बेसिक बातें बताई। मेन बात जो यहाँ पर है आप समझिएगा, स्केलर वेक्टर तो आप लोग पहले से जानते होंगे, टेंसर कुछ नया पढ़ा आपने। मेन बात यूनिट वेक्टर से स्टार्ट है। यूनिट वेक्टर याद रखेगा, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए आता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। और एक बात और याद रखिए, मॉड कहीं पर भी लगा दें तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसमें, मैग्नीट्यूड में, यानी अपने मैग्नीट्यूड में बदल जाएगी। ये भी बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। अगले टर्म पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताएंगे। आज के लेक्चर को हम लोग, ये बेसिक लेवल लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ये लेक्चर 1 है वेक्टर एनालिसिस का। अगले लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताएंगे।